हेलो बच्चों। आज आइए हम लोग करते हैं प्रश्नावली 1.2 के परिचय को। बहुत ही जरूरी होता है परिचय को करना, क्योंकि ये आप यदि ये क्लास भी देख लेते हैं तो आपके 11वीं कक्षा का जो प्रश्नावली 1.2 है वो स्वतः ही आप बना लेंगे उसको। आपको फिर उसमें टेंशन नहीं रह जाएगा। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए आइए आज शुरू करें प्रश्नावली 1.2 के परिचय को। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग कुछ परिभाषाएं जानेंगे, जैसे रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय इत्यादि। और एक होगा समान समुच्चय। तो तीन चार प्रकार के समुच्चय को, समुच्चय हम लोग पढ़ चुके हैं। समुच्चय क्या है, समुच्चय के जन्मदाता कौन है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली है, अच्छी तरीके से जान ली है। अब हम लोग आज समुच्चय के प्रकारों को पढ़ेंगे कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो समुच्चय रिक्त समुच्चय होते हैं, परिमित समुच्चय होते हैं, अपरिमित समुच्चय होते हैं, समान समुच्चय होते हैं। ये सारे मेरे प्यारे बच्चों समुच्चय है। आइए थोड़ा सा जानते हैं समुच्चय के विषय में गहराई से। वैसे वैसे मैंने सारी परिभाषाएं लिख दी है, और ये परिभाषाएं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये परिभाषाएं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये परिभाषा आपकी किताब से लिया गया है। बहुत ही जबरदस्त परिभाषा है, और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें आपको ज्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता है। नहीं, ज्यादा तो नहीं रटना पड़ेगा। आराम से एक दो बार ही देखने से याद हो जाएगा। ज्यादा इसमें रटने रटाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आपके मैं बार बार से ये किताब दिखाता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग यही किताब अभी हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी की। ठीक है, तो इस पुस्तक को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, तो इससे ही आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसमें भी आपको परिभाषाएं एज इट इज मिलेगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो अपने किताब से भी परिभाषाएं याद कर सकते हैं, यदि नहीं तो आप यहां से भी एज इट इज यही परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आइए समझने का प्रयास करें परिभाषाओं को। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आज हम लोग जानेंगे वो ये जानेंगे कि रिक्त समुच्चय क्या है। रिक्त समुच्चय कहते किसे हैं? रिक्त, रिक्त का मतलब क्या? मेरे प्यारे बच्चों, ये इसी में लिख के बता दिया। रिक्त, रिक्त का मतलब खाली, समुच्चय मतलब वैसा समुच्चय जिसमें अवयव ही ना हो। समुच्चयों में, समुच्चय के अंदर जो भी संख्याएं होती है, कोई भी समुच्चय हो उसमें समुच्चय के अंदर जो सदस्य होते हैं तो उसको हम लोग अवयव पढ़ते हैं, या सदस्य भी बोल देते हैं हम लोग, या वस्तु भी बोल देते हैं। खासकर हम लोग जो ज्यादातर यूज करेंगे वो हम लोग अवयव बोलेंगे। ठीक है, अवयव, क्योंकि समुच्चय के अंदर वो पिछली वीडियो में हमने इस पे विशेष चर्चा की है कि समुच्चय के अंदर जितनी भी वस्तुएं उसको अवयव बोल दीजिए, या फिर आप सदस्य बोल दीजिए, या आप वस्तु बोल दीजिए। ठीक है, वस्तुएं, ऐसे करके आप आराम से बोल सकते हैं। तो इस पे चर्चा हम लोगों ने गौर से बहुत ही अच्छी तरीके से कर ली है। वो ज्यादा चीज यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोगों ने गहराई से कर ली है। तो वो आप पिछली वीडियो में देखिए। फिर भी यहाँ पे भी मैं कोशिश करूंगा आपको वो सारी चीजें करवाने की। रिक्त समुच्चय क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं समुच्चय। समुच्चय में रिक्त समुच्चय क्या है? तो हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कहेंगे वैसे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाते हैं। या एक और हम लोग और तरीके से बोल सकते हैं, जैसे वैसा समुच्चय जिसमें एक भी वस्तु ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। वैसे समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। चाहे तो आप अवयव बोल सकते हैं, चाहे तो आप सदस्य कह सकते हैं, चाहे तो आप वस्तुएं कह सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है आप क्या कहेंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कोई कहता है जल, पानी, नीर, कुछ लोग वाटर कह देते हैं। तो ये एक ही चीज है, अलग अलग नामों से सिर्फ हम लोग उसको संबोधित कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार समुच्चय में आप चाहे तो अवयव कह लीजिए, चाहे तो आप वस्तुएं कह लीजिए, चाहे तो आप सदस्य कह लीजिए, एक ही बात है। ये चीज तो शायद आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आइए शुरू करें। अब क्वेश्चन है कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? तो यदि किसी समुच्चय में कोई भी अवयव ना हो, एक भी अवयव हो ही ना उसमें, तो उसे हम कह देते हैं रिक्त समुच्चय। कोई समुच्चय है उसमें एक भी अवयव ना हो
उसे हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय। इसकी हम लोग आएंगे हम लोग एग्जाम्पल पे भी, इसके एग्जाम्पल को भी हम लोग करेंगे। आप टेंशन तो बिल्कुल भी ना लें, इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग करेंगे इसके। ठीक है, थोड़ा सा छोटा मैं कर लेता हूँ, दिखता नहीं है। हाँ, आराम से हम लोग पढ़ेंगे सारे उदाहरण। अब रही बात रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय है तो इसके कुछ ना कुछ चिन्ह भी होंगे, क्योंकि गणित में तो अक्सर चिन्ह आप पढ़ेंगे, खास करके तभी जितने भी आप गणित करें, चिन्ह तो हम लोग बचपन से ही करना शुरू कर देते, 6 7 8 की गणित से ही थोड़े थोड़े चिन्हों का उपयोग हम लोग करना शुरू कर देते। और ये जो 11th और 12th का जो गणित है, इसमें आपको विशेष रूप से चिन्ह देखने को मिलेगा। 10 क्लास तक तो यहाँ नहीं है, और 11वीं और 12वीं का जो गणित है मेरे प्यारे बच्चों, ये अलग ही मैथ है। ये आप 9 10 से नहीं मिलेगा, ये अलग ही मैथ होगा, अलग ही आप कंसेप्टों को पढ़ेंगे, अलग ही अवधारणाओं को पढ़ेंगे इसमें। चलिए आइए हम लोग समय की अधिकता को ध्यान में रखते हुए आज को इसको हम लोग शुरू करें। तो शायद आपने ये चीज गौर कर लिया है, इसको नोट कर लिया होगा कि यदि किसी समुच्चय में कोई भी अवयव ना हो तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। कोई भी अवयव ही ना हो, एक भी अवयव ना हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय के मेरे प्यारे बच्चों इसके चिन्ह भी होते हैं, जैसे मैंने पहले ही चर्चा की है कि रिक्त समुच्चय के भी चिन्ह होते हैं। तो क्या चिन्ह होते हैं? रिक्त समुच्चय को आप, या फिर तो ये वैसे जो चिन्ह है गणित में, वैसे इसको फाई हम लोग बोलते हैं, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे इम्पटी सेट। आप इसको पढ़ेंगे इम्पटी सेट, इम्पटी सेट अर्थात रिक्त समुच्चय। इसको आप पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय को हम लोग इस चिन्ह से, जो एम्प्टी सेट है, सेट मीन समुच्चय, एम्प्टी मतलब खाली, जिस अर्थात खाली बोलिए रिक्त बोलिए एक ही बात है। तो एम्प्टी सेट जो है, जो रिक्त समुच्चय, उसको हम लोग या फिर तो इस चिन्ह से संबोधित करते हैं, इस चिन्ह से दर्शाते हैं, या फिर तो आप क्या करिए मंझली ब्रैकेट लिखिए। ये आपका हो गया मंझली ब्रैकेट, दोनों तरफ से आप मंझली ब्रैकेट देके घेर लीजिए और इसमें कुछ भी मत लिखिए, एक भी इसमें अवयव ना डालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो गया रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें आपने अवयव नहीं डाला है। आपको ये नहीं देना है तो आप ये लिख सकते हैं, या इसकी जगह पे आप ये वाला चिन्ह डाल सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये चिन्ह? आराम से एक ओ लिखेंगे या जीरो लिखेंगे, दोनों में से एक ओ लिखे, जीरो लिखे, इस तरीके से काट दीजिए। ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह आपका कौन सा चिन्ह कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? ये है एम्प्टी सेट, अर्थात रिक्त समुच्चय। समुच्चय में वैसे हम लोग इसको देखिए थोड़ा सा शुद्धता से पढ़ेंगे ना, वैसे ये जो लिखा है ना, समुच्चय लिखा है। क्या लिखा है? समुच्चय। वैसे हम लोग थोड़ा सा रफ्तार में बोलते बोलते समुच्चय 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 ही आ जाता है, उसको आप ध्यान में ना रखें। वैसे ये समुच्चय लिखा है, बोलते बोलते वो समुच्चय आ जाता है, तो आप समुच्चय ही समझेंगे। ठीक है, समुच्चय। तो इसको हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय, या इंग्लिश में कहेंगे तो आप समुच्चय को सेट पढ़ सकते हैं, सेट। ठीक है, एसईटी सेट, सेट आप पढ़ सकते हैं। वो चीज आपने देख ली। अब आइए, हम लोगों ने अभी जाना कि यदि किसी समुच्चय में कोई भी अवयव ना हो तो उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। अब आइए जानते हैं रिक्त समुच्चय क्या है, कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे निरूपित करें। मेरे प्यारे बच्चों आइए आप इसमें देखिए, ये आपका जो अभी आप यहां देख रहे हैं, ये समुच्चय ए है। एक समुच्चय है जिसका नाम है ए, और उसमें क्या है, इसके जितने भी अवयव थे, मेरे प्यारे बच्चों मैंने पहले ही कहा है, ऐसा करिए आप पिछली वीडियो जरूर देखिए। यदि आप, हाँ, यदि आपने पिछली वीडियो देख ली है अच्छी तरीके से, तो यहां आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम लोगों ने समुच्चय को लिखने के दो विधि, जो समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप है, वो आपको गहराई से हमने बता दिए हैं पिछली वीडियो में। यहां पे जो आप देख रहे हैं समुच्चय को जो लिखा है, वो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। लिखा क्या है कि इसके जितने भी अवयव थे, एक समुच्चय, उसके जितने भी अवयव थे, सारे अवयवों को x मान लिया है। अब जानकारी दी है कि x जो है किसी स्कूल की कक्षा, अब देखिए कक्षा 11वीं में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। x क्या है कि किसी स्कूल की, कोई भी स्कूल है, और कक्षा 11वीं में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं
पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या है, वो विद्यार्थी हैं x। तो अब ये जो आप समुच्चय देखेंगे इसको हम आराम से लिख सकते हैं। ये अब देखिए ये जो समुच्चय है ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम उस स्कूल में जाके, किसी भी स्कूल में जाके हम वहां के 11वीं में पढ़ रहे बच्चों को आराम से गिन सकते हैं, जान सकते हैं आराम से कि वहां पे कितने बच्चे हैं, वहां पे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इस चीज को तो हम जान सकते हैं। तो इसमें तो बच्चे होंगे, फिक्स है। मान लीजिए 200 बच्चे पढ़ते होंगे। आप आइए हमारे कोचिंग में कभी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जब आएंगे तो आपको पता चलेगा। आप हमारे यहाँ, जैसे मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ 200 बच्चे पढ़ते हैं, तो आप आइएगा और आप भी, मैं भी बताऊंगा 200 ही, आप आइएगा आप भी देखिएगा कि यहाँ पे 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कोई भी यदि आएगा तो आराम से गिन लेंगे कि यहाँ पे 200 बच्चे हैं। तो ये तो फिक्स है। इतना जो फिक्स है, एक दूसरे शब्दों में जिस चीज को हम लोग गिन सकते हैं ना, आसानी से गए गिन सकते हैं, तो उसको हम रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे, क्योंकि उस स्कूल में विद्यार्थियों की जो संख्या है, किसी भी स्कूल की बात, जो हमारे कोचिंग की बात कर लीजिए या फिर अन्य किसी स्कूलों की बात कर लीजिए, वहां पे जो विद्यार्थियों की संख्या है वो सीमित है, फिक्स है, हम उसको गिन सकते हैं। जो सीमित है तो फिक्स ही है। इसमें तो विद्यार्थी है, तो इसको तो हम लोग खाली समुच्चय नहीं कहेंगे, इसको रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे। एक आप दूसरा समुच्चय पे ध्यान दीजिए। एक जो आप समुच्चय बी देख रहे हैं, आप जो समुच्चय बी देख रहे हैं, समुच्चय बी में क्या है कि इसके सारे विद्यार्थियों को x माना, और x वर्तमान में कक्षा 10 तथा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यही है रिक्त समुच्चय। इसी को हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं, क्योंकि ये क्या मान रहा है कि सारे जितने भी इस समुच्चय में, किसी कोई स्कूल होगा और स्कूल में जितने भी समुच्चय थे उसके सारे विद्यार्थियों को क्या माना, x। अब बता रहा है कि x क्या है कि x वर्तमान में कक्षा 11 तथा कक्षा 10 तथा 11 दोनों में अध्ययनरत अर्थात पढ़ रहे विद्यार्थी हैं। अब मेरे बच्चों आप ये बताइए, क्या ये संभव है कि कोई विद्यार्थी कक्षा 10 में भी पढ़ता हो, कक्षा 11 में भी पढ़ता हो? क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। आप कहेंगे सर ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कोई विद्यार्थी 10 क्लास में भी पढ़े, 11 में भी पढ़े, या फिर तो वो 10 क्लास में ही पढ़ेगा या 11 में ही पढ़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कोई कहता है कि ये अंधा भी है, दिखता भी है। ये तो मुश्किल है, ये तो मुश्किल है। यदि वो अंधा है तो उस व्यक्ति को दिखता नहीं होगा, फिर उसको नहीं दिखता होगा। यदि उसको दिखता है तो वो फिर अंधा नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 10 में पढ़ रहा है, वो 11वीं में नहीं पढ़ सकता, संभव ही नहीं है। और यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 11वीं में पढ़ रहा है तो वो 10 में नहीं पढ़ सकता, ये भी असंभव है। तो आप समुच्चय बी को यदि देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये रिक्त समुच्चय है, ये खाली समुच्चय है, इसमें एक भी अवयव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी स्कूल में ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं होगा जो 10वीं में और 11वीं दोनों में पढ़ता होगा, एक भी नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसीलिए हम लोग कहेंगे ये जो समुच्चय बी है ये रिक्त समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी वैसा बच्चा नहीं है जो 10वीं में भी पढ़ता हो, 11वीं में भी पढ़ता हो। यही कारण है मेरे प्यारे बच्चों, इसको रिक्त समुच्चय कहेंगे। आइए बताते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। हम लोग लिखेंगे ये जो सेट बी है, ये जो समुच्चय बी है, हम लोग लिखेंगे समुच्चय बी बराबर का चिन्ह देंगे। वैसे इसको हम लोग इक्वल टू बोलते हैं, और 0 देंगे। और इस तरीके से यदि आपको चिन्ह नहीं बनाने आता है तो कहेंगे ये जो सेट है समुच्चय बी जो है ये इम्पैटी सेट है, ये रिक्त समुच्चय है, ऐसा संभव नहीं है। क्या आपने समझा इस चीजों को? चलिए आइए, आशा है कि आपने समझ लिया होगा कि कोई भी विद्यार्थी 10 और 11 में नहीं पढ़ सकता, या फिर तो वो 10 में भी पढ़ेगा, 11 में, दोनों में नहीं पढ़ सकता। तो ये जो समुच्चय बी है ये रिक्त समुच्चय है। और समुच्चय ए पे यदि आप चर्चा करेंगे, जो समुच्चय ए है, तो समुच्चय ए एकदम बिल्कुल फिक्स है। इसको आराम से जाके हम लोग गिन सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें विद्यार्थी हैं। हाँ, 11वीं में पढ़ सकते हैं। जाएंगे तो पता चल जाएगा कि 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। तो उस मान लीजिए 200 पढ़ते हैं तो एक समुच्चय बी के अंतर्गत 200 विद्यार्थी होंगे, ये तो फिक्स है।
तो इसको हम लोग रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे और ये रिक्त समुच्चय है। तो इसको लिखेंगे कैसे, या फिर तो आप लिख लेंगे कि बी इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये जो सेट बी है वो एम्प्टी सेट है, या ऐसे आप भी लिख सकते हैं, या बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से मंझली ब्रैकेट देके बीच में कुछ भी नहीं लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। ठीक है, ये आपका हो गया रिक्त समुच्चय। यहां पे तो कोई टेंशन नहीं होगा आपको। चलिए आइए, ये आप देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से इसको। ठीक है, आराम से इसको आप देखिए और चलिए अब अगली चीजें समझने का प्रयास करें। आइए हम लोग रिक्त समुच्चय के कुछ उदाहरण लें, थोड़ा सा कुछ उदाहरण लेके समझे कि रिक्त समुच्चय किस प्रकार के होंगे, कैसे होंगे, नहीं होंगे। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन है, यहां पे आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक समुच्चय है जिसका नाम है ए। उस ये सारे जो समुच्चय देख रहे हैं ना, ये किस रूप में लिखा है, सबसे पहले मैं आपको रूप लिख देता हूं। ये समुच्चय निर्माण रूप में है। किस रूप में लिखा हुआ है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, और हमें जो इसको लिखना है रोस्टर रूप में लिखना है। खैर, हम लोग इसको एक बार रोस्टर रूप में लिखने का प्रयास करें, लेकिन ना भी लिखे तो कोई टेंशन नहीं है। आइए समझने का प्रयास करें इसको कि इनमें से ये रिक्त समुच्चय के उदाहरण है कि कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं रिक्त समुच्चय, किस प्रकार के होते क्या है आखिर में रिक्त समुच्चय। तो अब क्या कहा है कि इस जितने भी इस समुच्चय ए एक समुच्चय है, इस समुच्चय के अंतर्गत जितने भी अवयव थे सारे अवयवों को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब आगे ये जो चिन्ह है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉलन चिन्ह है। इस चिन्ह को हम लोग वैसे बोलते हैं इस प्रकार, आपकी किताब में एनसीईआरटी किताब में इसका वर्णन है। ये कॉलन चिन्ह है, इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं कॉलन चिन्ह। वैसे हम लोग इसको समझना चाहें तो इस प्रकार से या इस प्रकार है, इस प्रकार से इस चिन्ह को कहते हैं। वैसे इसका नाम है कॉलन चिन्ह, ये आपके एनसीईआरटी किताब में इसका वर्णन है। ठीक है, अब एक्स क्या है? लिखा है कि एक्स जो है, एक्स का जो मान है एक से बड़ा है। एक्स जो है एक से बड़ा है बट दो से छोटा है। अब थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहूंगा, इसको आप समझिए, इन चीजों को आप जानिए। ठीक है, अच्छी तरीके से समझिए। जैसे मैं यदि यहां पे एक लिखता हूं, यहां पे एक्स लिखता हूं, तो आप ये देखेंगे ये किस तरफ घुमा हुआ है। इसका जो मुंह है वो किधर, मैं एकदम बिल्कुल देहाती भाषा में बोल रहा हूं, इसका जो मुंह है वो किस तरफ घुमा है? आप कहेंगे सर एक्स की तरफ है, तो एक से एक्स बड़ा होगा। और फिर यहां पे दोनों में तुलना करेंगे तो अब बताइए एक्स और दो में यदि तुलना करें तो मुंह किधर घुमा है इसका? आप कहेंगे दो की तरफ। इसका मतलब जो है एक्स से बड़ा है दो। ठीक है, एक से बड़ा है एक्स, एक्स से भी बड़ा है दो, ऐसे करके है। ठीक है, ऐसे आप इसको समझिए। तो यहां लिखा है कि x का जो मान होगा वो एक से बड़ा होगा, बहुत अच्छी बात है, दो से छोटा होगा। वे एक से बड़ा है और दो से छोटा है। ठीक है, तो क्या दशमलव में होगा? तब तो दशमलव में ही होगा। हम लोग कह सकते हैं 1.08 कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। इसके बीच में 1.20 कह लेंगे, क्योंकि इसके बीच में तो पॉइंट में ही फिर आएगा। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, x एक प्राकृत संख्या है। क्या? अच्छा ये बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या तो आपका एक से शुरू होगा, 1 2 3 डॉट 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 करके। मेरे प्यारे बच्चों ये चलता रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा। बहुत लंबी चौड़ी संख्या है ये तो नॉन स्टॉप चलता रहेगा, ये तो नॉन स्टॉप चलता रहेगा। खैर जो भी हो चलता रहेगा। हमारा ये है, आप ये देखिए कि एक भी प्राकृत संख्या है, दो भी प्राकृत संख्या है। क्या एक और दो के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या आपको दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़ा। इसमें एक और दो के बीच में कहीं भी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं दिख रहा है। इसीलिए हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि ए समुच्चय में, ए जो समुच्चय है इसमें सारे अवयवों को एक्स माना, तो इसमें एक और दो के बीच में तो कोई प्राकृत संख्या है ही नहीं। क्या है? एक्स एक प्राकृत संख्या बोला। ये एक्स जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या तो या फिर तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, छह होगा, सात होगा, आठ होगा, डॉट, फिर हम लोग डॉट 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 जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं, वो चलता ही रहेगा।
तो जब x एक प्राकृत संख्या होगा, क्या एक और दो के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं, एक और दो के बीच में आपका परिमेय संख्या आ सकता है, एक और दो के बीच में अपरिमेय संख्या आ सकता है, एक और दो के बीच में आपका और भी बहुत सारी संख्याएं, अनंत संख्याएं आ सकती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्या नहीं आने वाली है, क्योंकि प्राकृत संख्या एक ही होता है, दो ही होता है, तीन होता है, चार होता है। एक और दो के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो समुच्चय ए है, ए रिक्त समुच्चय है। या फिर तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप ये लिख सकते हैं ए जो है वो रिक्त समुच्चय है। आपको जो विधि सही लगे दोनों विधि लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं। ये दोनों विधि आपके एनसीईआरटी किताबों में मान्य है। ये दोनों विधि आप चाहे तो इसको ऐसे लिख लीजिए कि ए इम्पैटी सेट है, खाली समुच्चय है, या ए आप चाहे तो ऐसे लिखेंगे तो भी वही बात है, चाहे आप ऐसे लिखेंगे तो भी वही बात है। तो ये रिक्त समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इस समुच्चय के अंतर्गत एक भी ऐसा अवयव नहीं है जो चीज, जिस चीज का वर्णन यहां पे है, ऐसा एक भी अवयव नहीं है, तो इसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे। क्लियर है? आइए एक दूसरा लेते हैं। देखिए दूसरा एक समुच्चय क्या है, वो बी नाम का कोई समुच्चय है। बी नाम का कोई समुच्चय है और इसके सारे अवयवों को क्या माना? आप कहेंगे एक्स मान लिया। बहुत अच्छी बात है, एक्स मान लिया। और वो बताया है एक्स क्या है, कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है। आइए एक्स का मान निकाल के देखते हैं क्या निकलता है। मेरे प्यारे बच्चों, दो आप माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा? रूट बनेगा। याद रहे प्लस और माइनस दोनों होगा। तो एक्स का जो वैल्यू आया मेरे प्यारे बच्चों, एक तो आपका √2 हो जाएगा, एक -√2 आ जाएगा। इसके दो मान निकलेंगे और दोनों के दोनों जो मान है वो क्या है? आप कहेंगे सर रूट में है, दो का कोई भी वर्गमूल नहीं होगा, तो ये तो अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो अपरिमेय संख्या निकला। आगे पढ़ते हैं, लिखा है एक्स एक परिमेय संख्या है। सेट कहती है, ये सेट बी कहती है कि x एक परिमेय संख्या है, लेकिन जब हमने मान निकालने का प्रयास किया तो x का जो मान निकला अपरिमेय संख्या निकला। सेट कह रही है परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमने जब निकाला अपरिमेय संख्या निकला। अर्थात इस समुच्चय में, अर्थात सेट बी में भी, समुच्चय बी में भी कोई भी ऐसा अवयव है ही नहीं, एक भी अवयव नहीं है, क्योंकि सेट बी कह रही है परिमेय संख्या होगा। लेकिन जब एक्स का मान हम लोगों ने निकाला, सेट बी क्या कह रही है? एक्स एक परिमेय संख्या है। जब आपने हल किया तो क्या निकला? एक्स का मान अपरिमेय संख्या निकला। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये समुच्चय बी भी जो है वो इम्पटी सेट है। या आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, दोनों में जो तरीका आपको ठीक लगे दोनों लिख सकते हैं, दोनों ही मान्य है। क्या आपको पता चला रिक्त समुच्चय क्या है? आइए एक और एग्जांपल लेके आपको गहराई से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए ये देखिए, तीसरा हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं रिक्त समुच्चय का। हम लोग तीसरे एग्जांपल की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है एक सेट है जिसका नाम है सी। सी सेट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों जितने भी अवयव थे, सारे अवयवों को क्या मान लिया? आप कहेंगे सर एक्स माना। और संख्या एक्स संख्या दो से अधिक सम अभाज्य संख्या है। लेकिन संख्या, ये जो x का मान है ना, दो से अधिक सम अभाज्य है। दो से अधिक सम भी है, अभाज्य भी है। मुश्किल है, क्योंकि यदि आप सम अभाज्य को देखेंगे, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले वो आप समझिए। पहले आप ये समझिए, पहले आगे क्या लिखा है? सम। तो सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या क्या है ये आप बताइए। सम जो दो से पूरा पूरा भाग लगे। ठीक है, जो दो से पूरा पूरा भाग लगे वो सम संख्या है। और अभाज्य क्या है? आप वो ध्यान दीजिए, अभाज्य क्या है? अभाज्य क्या है? जो एक से खुद से, एक से खुद से तथा किसी
अन्य से भी भाग लगे, ठीक है, उसे ही तो हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। सम संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए वो सम संख्या कहलाती है, और अभाज्य संख्या जो एक से, खुद से तथा किसी अन्य संख्या से भाग लगेगी तो मेरे प्यारे बच्चों ये भाज्य हो जाएगा। अन्य संख्या यहां से आप हटा लें, अन्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं अभाज्य। भाज्य होता है जो एक से, खुद से, किसी अन्य से भी भाग लगे तो वो भाज्य होगा, अन्यथा अभाज्य होगा। फिलहाल यहां हम लोग अभाज्य ले रहे हैं। तो अभाज्य संख्या जो एक से खुद से, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, इसको मैं रिपीट फिर से लिख देता हूं। तो जो एक व खुद से ही भाग लगे, इसे तो आप कह देते हैं अभाज्य संख्या जो एक से वह खुद से ही भाग लगे। अब यहां कहा है कि x जो है वो दो से अधिक सम अभाज्य संख्या है, तो दो से अधिक ऐसा कोई सम अभाज्य है ही नहीं। अब देख लीजिए, जैसे दो कौन सी संख्या है, अब दो के बाद देखिए तीन, तीन सिर्फ अभाज्य है, सम नहीं है। ऐसे ही आगे हम लोग अभाज्य की बात करें, पांच, पांच अभाज्य है, सम नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो अभाज्य संख्या है वो दो से भाग लग ही नहीं सकता। एकमात्र इकलौता दो ही ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है, क्योंकि दो से भाग लगता है, दो से भाग लगता है इसीलिए ये सम संख्या है। और एक वह खुद से भाग लगता है, एक और खुद से भाग लगता है, यही कारण है कि दो अभाज्य संख्या भी है। तो एक ही ऐसी संख्या है जो खुद सम भी है, एक ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है। अदरवाइज कोई भी दुनिया में ऐसी संख्या नहीं है जो अभाज्य भी हो, सम भी हो, दो से जो बड़ा हो, ठीक है। तो दो ही है जो सम है और अभाज्य है। अब यहां लिखा है कि x जो है दो से अधिक एक सम संख्या, तो दो से अधिक तो है ही नहीं, दो से अधिक तो तीन है, पांच है, ये अभाज्य सम का है, दो से कहां भाग लग रहा है। और आगे ले लीजिए, सात है, नौ है, ग्यारह है, तेरह है, और यहां पे आप सत्रह है, ये सारा नौ नहीं होगा, ठीक है, नौ नहीं होगा। तो पांच है, सात है, ग्यारह है, तेरह है, सत्रह है, उन्नीस है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारी अभाज्य संख्या है, लेकिन सम संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि दो से भाग किसी में नहीं लग रहा है। तो जो समअभाज्य संख्या होती है केवल और केवल दुनिया में एकमात्र है, वो है दो। और लेकिन यहां पे क्या बोला है कि दो से अधिक एक समअभाज्य संख्या हो, तो ये भी रिक्त समुच्चय है, क्योंकि दो से अधिक समअभाज्य संख्या होता ही नहीं, होता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग कहेंगे सेट सीज भी है, यह भी रिक्त समुच्चय है। चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, या आप ये लिख लीजिए सी एक रिक्त समुच्चय है, या ऐसे ही आप मंझली ब्रैकेट देके घेर दीजिए, बीच में कुछ भी ना लिखिए। ये रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। आइए एक और एग्जांपल लें, शायद आपको इस एग्जांपल में समझ में रिक्त समुच्चय के विषय में आ जाए। आइए, एक समुच्चय क्या है, एक डी नाम का एक समुच्चय है, ठीक है। आप यहां देखेंगे इसके सारे अवयवों को क्या माना है, आप कहेंगे एक्स मान लिया, ठीक है। एक्स क्या है, तो एक्स कहाँ है, अब एक्स का मान निकालिएगा तभी पता चलेगा एक्स क्या है। निकालिए, स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा, आप कहेंगे सर रूट बनेगा, रूट प्लस और माइनस दोनों होगा, याद रखिएगा। तो x बराबर जो हो जाएगा, चार का वर्गमूल आपका दो हो जाएगा, एक तो माइनस दो निकलेगा, एक प्लस दो निकलेगा। और दोनों कौन सी संख्या है, आप कहेंगे सर दोनों सम संख्या है। दोनों कौन सी संख्या है, दो तो सम संख्या है। क्यों? क्योंकि दो से भाग लग रहा है, इसीलिए दो सम संख्या है। लेकिन यहां क्या बोला है, x विषम है, हल कर रहे हैं तो निकल रहा है सम, लेकिन ये कह रहा है x विषम है, अर्थात सिद्ध है कि यह भी एम्प्टी सेट है, यह भी खाली सेट है। हम लोग कहेंगे अर्थात डी भी किस प्रकार का सेट है, रिक्त समुच्चय है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम रिक्त समुच्चयों को डिफाइन करते हैं, रिक्त समुच्चय को लिखते हैं। डी बराबर, आप फाई का चिन्ह दे दीजिए, इसको हम लोग वैसे पढ़ेंगे एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय हिंदी में पढ़ेंगे तो रिक्त समुच्चय, ठीक है। हिंदी में पढ़े तो रिक्त समुच्चय, और इंग्लिश में पढ़े तो हम बोल देंगे एम्प्टी सेट।
या ऐसे लिख लीजिए, या आपका मन नहीं मान रहा है तो आप ऐसे लिख लीजिए। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दोनों विधि आपके एनसीईआरटी किताबों में मान्य है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ठीक है। आशा है और आशा करता हूं कि शायद आपको अब रिक्त समुच्चय के विषय में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग अब अगली परिभाषा की ओर बढ़े। अब हम लोग अगली परिभाषा की ओर बढ़ेंगे, और अगली परिभाषा क्या है, थोड़ा सा इसको ध्यान से आप देखेंगे। अगला है परिमित और अपरिमित समुच्चय। हम लोग जानेंगे परिमित और अपरिमित। तो परिमित और अपरिमित को आप समझिए थोड़ा ध्यान से, कि परिमित क्या है, अपरिमित क्या है। ये जानना बहुत आपके लिए जरूरी है कि परिमित समुच्चय क्या है और अपरिमित समुच्चय क्या है। आइए थोड़ा सा इसकी परिभाषा समझे। परिमित मैं वैसे बता देता हूं। परिमित किसे कहते हैं? देखिए, वैसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं, या वैसे समुच्चय जिसमें जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं उसे तो हम लोग कहेंगे परिमित, क्योंकि गिन सकते हैं, वो परिमित हो गया। और अपरिमित जिसके अवयवों की संख्या अनडिफाइंड हो, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेड हो या अनकाउंटेबल हो, ठीक है, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, तो वो क्या है? वो अपरिमित है। वो अपरिमित है। तो परिमित और अपरिमित किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया। आइए कुछ उदाहरण से समझे इसके क्या चिन्ह है। आइए थोड़ा सा जानते हैं परिमित समुच्चय क्या है। जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित हो, फिनिट हो, उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। दूसरा भी, या फिर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, यदि किसी समुच्चय एक या अवयवों की संख्या, एक या अवयवों की संख्या, तो आप वैसे कह सकते हैं सेट ए में जो नंबर होगा एन ए, नंबर ऑफ सेट ए भी पढ़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। नंबर ऑफ सेट ए कोई निश्चित प्राकृत संख्या हो, कोई निश्चित फिक्स प्राकृतिक संख्या हो, तो ए एक परिमित समुच्चय होगा। ए एक किस प्रकार का समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय होगा। तो ए एक परिमित समुच्चय कब होगा? जब हम उसके अवयवों को आसानी से गिन सकते हैं। जैसे आइए हम लोग बात करें परिमित समुच्चय क्या है। जैसे मैं एक समुच्चय लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूं और इसके अवयव जैसे मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, ऐसे करके मैंने लिया। अब मैं पूछूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताइए क्या ये परिमित समुच्चय है? आप तुरंत कहेंगे हाँ सर ये परिमित समुच्चय। क्यों? क्योंकि इसके अवयवों को आप आसानी से गिन सकते हैं। 1 2 3 4, 4 ही समुच्चय है, आराम से गिन सकते हैं। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे कि सेट ए में कितने कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। सेट ए में कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको इसको तो आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन मैं कहूंगा एक और सेट है, हमने बी ले लिया। अब वो हमने ले लिया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और इसको मैंने 1 2 3 डॉट लगा के और ऐसे घेर रखा है। मैं कहूंगा क्या आप इसके अवयवों को गिन सकते हैं? आप कहेंगे सर कभी नहीं गिन सकते, मुश्किल है, कैसे गिनेंगे? ये तो गिन ही नहीं सकते, पता नहीं है अनंत तक जा रहा है, इसको तो हम गिन ही नहीं सकते। जब आप इसको गिन नहीं सकते तो इसको आप कहेंगे अपरिमित समुच्चय। इसको कौन सा समुच्चय कह देंगे? ये आपका जो हो गया वो अपरिमित समुच्चय हो गया। अपरिमित समुच्चय कह देंगे। क्यों कह देंगे? क्योंकि इसके समुच्चय को आप एग्जैक्ट नहीं गिन सकते। एग्जैक्ट आप इसको काउंट नहीं कर सकते कि कितना है, आप नहीं बता सकते, मुश्किल है। वैसे ही एक और एग्जांपल लेता हूं, वैसे ही मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, समझदार को संकेती काफी है। आशा है कि आपने परिमित समुच्चयों को गहराई से जाना होगा कि परिमित समुच्चय क्या है। तो इस तरीके से तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो ये पता चल गया आपको किस तरीके से लिखा कैसे जाता है। परिमित समुच्चय को इस तरीके से लिखते हैं, और साथ ही साथ जो अपरिमित है उसको तो हम लोग क्या ही बोले, उसको तो पूरा आप काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अपरिमित समुच्चय? हालांकि इसके विषय में भी आपको गहराई से अभी बता दिया गया है कि अपरिमित समुच्चय क्या है। जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या असीमित हो, इनफिनिट हो, उसे अपरिमित समुच्चय
कहते हैं। अर्थात जिस समुच्चय के अवयवों को गिना नहीं जा सकता वह अपरिमित समुच्चय होता है, जिसको हम गिन ही नहीं सकते। गिन के बताइए। जैसे मान लीजिए सेट ए है, मैं कहूंगा कि 1 2 -1 माइनस, जैसे मैं यहां पे ऐसे थोड़ा सा लिख देता हूं, 0 -1 और -2, और फिर मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्या आप, ये आपका पूर्णांकों का समुच्चय है, तो इसको आप गिन भी तो नहीं सकते, क्योंकि इधर भी देखिए 3 ही डॉट लगाना है, ज्यादा डॉट नहीं लगाया जाता है, 3 ही डॉट। 3 डॉट का मतलब आप समझिए थोड़ा सा, ट्रिपल डॉट का जो मतलब है 3 डॉट का, ये है कि ये इसी रेशो, जिस तरीके से ये आगे चल रहा है इसी तरीके से ये आगे अनंत रूप से चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। आप जितना संख्या बढ़ा सकते हैं आराम से, इधर भी वो ऐसे ही चलता ही रहेगा। तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, एग्जैक्ट इसको नहीं बता सकते कि इसमें कितने अवयव हैं। यही कारण है इसको हम लोग बोल देते हैं इनफिनिट, इनफिनिट सेट। इसको हम लोग कौन सा सेट बोल देते हैं? इनफिनिट सेट। आइए कुछ उदाहरण लेके समझे। आइए अब हम लोग परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के कुछ उदाहरण ले आइए। तो उदाहरण क्या है? जैसे जैसे आप ये बताइए कि आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, मतलब ये पूछा है कि W सप्ताह है। W का मतलब 1 सप्ताह 2 सप्ताह, W की जगह पे आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 4, छोटा ही नंबर रखिए, आप कितना भी नंबर रखिए। जैसे मान लीजिए W की जगह पे आप 1 रख सकते हैं, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह या 3 सप्ताह या 5 सप्ताह, या फिर मान लीजिए 10 सप्ताह, आप कुछ भी रखते हैं। तो यदि आप रखते हैं उसमें दिनों को यदि काउंट करिएगा, ये तो आप आराम से गिन के निकाल लीजिएगा। जैसे मैं कहूंगा कि 2 सप्ताह में कितने दिन है, तो 2 सप्ताह में 7 से गुना करिएगा, कहेगा सर, आप कहेंगे सर 14 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 14 दिन। तो ये तो फिक्स है, आपने निकाल दिया। तो ये किस प्रकार के समुच्चय है? आप कहेंगे ये जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है। किस प्रकार के समुच्चय है ये? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्यों है? क्योंकि इसके समुच्चय अवयवों को आप आसानी से गिन लिए। जैसे कहेगा 3 सप्ताह होंगे, तो 3 में आप 7 से गुना करिएगा, फटाक से कहिएगा 21 डेज, ठीक है, 21 दिन। यदि कहीं 10 कहेगा, 7 से आप गुना करिएगा और आप 10 70 दिन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये तो फिक्स है। तो ये जो अवयव है मेरे प्यारे बच्चों, ये अवयव आपके इसमें अवयवों की संख्याओं को आप आसानी से गिन सकते हैं। यही कारण है ये जो समुच्चय है वो आपका परिमित समुच्चय है। कौन से समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। ठीक है, क्लियर है? आगे आइए बात करते हैं। दूसरे में क्या लिखा है कि मान लीजिए कि एस समीकरण x² - 16 = 0 के हल का समुच्चय है। तो आप ये कहेंगे कि अब ये बताइए कि क्या इसके हल फिक्स हैं या अनंत रूप से इसके हल निकलेंगे? आप क्या करेंगे, इसके यहीं पे हल निकालने शुरू करेंगे। आप कहेंगे x² है, ये 16 है, माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर जैसे इधर आएगा बराबर के इस साइड में, इधर बनेगा √16, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो आप कहेंगे कि x के जो 2 मान निकलेंगे, एक तो निकलेंगे +4 और एक निकलेगा -4, 2 ही मान निकलेंगे, फिक्स है। क्या इसके 50 60 70 80 या इन्फिनिट मान निकलेंगे? मेरे प्यारे बच्चों 2 ही तो मान निकल रहे हैं, इस समीकरण के 2 ही मान निकल रहे हैं। कितने मान निकल रहे हैं? 2 मान, एक तो +4 एक -4। यही कारण है कि इसके मानों को भी हम गिन सकते हैं, फिक्स है, लिमिट है। यही कारण है ये जो समुच्चय है वो समुच्चय भी क्या होगा? परिमित समुच्चय है। किस प्रकार के समुच्चय है? परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसके मान 2 ही हैं, फिक्स है। ये नहीं अनंत मान है, हम गिन नहीं सकते, 2 है तो परिमित समुच्चय है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक अगला एग्जाम्पल है 3 नंबर का। लिखा है कि जी किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। अब देखिए एक रेखा है, रेखा पे आप बिंदुओं को नहीं गिन सकते, बिंदु को आप कभी नहीं गिन सकते कि रेखा पे कितने बिंदु हैं। तो ये आप गिन ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि रेखा फिक्स नहीं है, रेखाखंड फिक्स है, रेखा फिक्स नहीं है। एक रेखा पे अनंत बिंदुएं हो सकती है, अनंत बिंदुएं हो सकती है, उसको हम नहीं काउंट कर सकते। यही कारण है एक रेखा पे कोई भी नहीं गिन पाएगा। एक रेखा पे संभव ही नहीं है कि एक रेखा पे आप बिंदुओं को गिन ले, मुश्किल है, क्वाइट इम्पॉसिबल है। इसीलिए आप कहेंगे ये जो ये आपका जो तीसरा है समुच्चय है, ये असीमित समुच्चय है।
इस प्रकार के समुच्चय है ये आपका, ये असीमित समुच्चय है, इसको आप कहेंगे असीमित समुच्चय, क्योंकि इसमें आप एक रेखा पे आप बिंदुओं को एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं कर सकते, तो ये असीमित आपका समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, असीमित अर्थात असीमित में बोल रहा हूं, ठीक है, असीमित भी बोल सकते हैं, वैसे आप इसको अपरिमित भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने असीमित लिख दिया, चक्कर में पड़ जाइएगा, अपरिमित लिख लीजिए आप। ठीक है, आप अपरिमित ही लिखिए, नहीं तो आप चक्कर काट लीजिएगा भाई, यहां तो असीमित हो गया, क्या फर्क पड़ता है असीमित और अपरिमित में। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया, यहां तक आपने देख लिया। आइए एक और एग्जाम्पल करने का प्रयास करें। अब एग्जाम्पल नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अब चलेगा एग्जाम्पल। अब उदाहरण के आइए कुछ सवाल बनाने का प्रयास करें, आप बताइएगा ये क्या है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो अब एग्जाम्पल नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या लिखा है, पहले एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है, कौन तो परिमित है और कौन अपरिमित है। ये पूछा है कि कौन परिमित है, अर्थात किसके समुच्चयों को हम गिन सकते हैं और किसके समुच्चयों को हम नहीं गिन सकते। ये कह रहा है बताने के लिए कौन परिमित है कौन नहीं परिमित है। आसानी से हम बना सकते हैं, इसमें कोई टेंशन ही नहीं। क्या कोई टेंशन है, आसानी से हम बना सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं, पहले तो इसका हल निकालने का प्रयास करें। लिखा है कि इनके जितने भी अवयव हैं, सारे अवयवों को सबसे पहले तो लिखा है किस रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। हम लोग चाहें तो इसको रोस्टर रूप में लिख दें या फिर वैसे ही देखिए। तो पहले क्या करिए, इनका मान निकालिए। लिखा है कि पूरे समुच्चय के अवयव जो है सारे x हैं और x बिलोंग्स टू n। ये चिन्ह किसका है, इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स, बिलोंग टू, इस चिन्ह का नाम है बिलोंग्स टू, अर्थात संबंधित है या का सदस्य है, का अवयव है, इस तरीके से बिलोंग्स टू मतलब x बिलोंग्स टू n। n ये नेचुरल नंबर है, मतलब n यहाँ पे जो है ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, उसी में से आपका ये है, ऐसे करके दिया है x बिलोंग्स टू n। और अब देखिए ये परिमित है या अपरिमित है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान देंगे। पहले तो आपने देख लिया चिन्ह के विषय में, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको x बिलोंग्स टू n और अब x का मान बताया, x क्या है, तो आइए हम लोग x का मान निकालें, बिल्कुल आसानी से थोड़ा सा शॉर्ट करके निकालेंगे। यहां बराबर 0 है तो x का मान निकालेंगे, आप कहेंगे x का मान जो है, देखिए -1 है बराबर किधर आएगा, क्या होगा, +1 होगा। ये देखिए -2 है बराबर किधर आके क्या होगा, +2 होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसको रोस्टर रूप में फटाफट आप लिख लीजिए, इसको रोस्टर रूप में लिख लीजिए। रोस्टर रूप में आप लिखेंगे, एक तो 1 निकालेंगे, एक 2 निकालेंगे और इस तरीके से घेर देंगे। ये आपका हो गया रोस्टर रूप, ये आपका रोस्टर रूप हो गया। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अब ये बताइए कि क्या 1 और 2 आप आराम से निकाल लेंगे, क्या इसके 2 ही हल होंगे। जब इसके 2 ही हल होंगे, x के 2 ही मान निकलेंगे, 1 और 2, ये तो सीमित है ना, ये असीमित कैसे है, ये तो परिमित है, फिर ये तो परिमित समुच्चय है। हम लोग कहेंगे भाई तू तो परिमित समुच्चय है, क्यों, क्योंकि थाड़ा मान तो 2 ही है, ये परिमित समुच्चय है, ये तो परिमित समुच्चय है। ये तो हमने आंसर कर दिया। ठीक है, आइए दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, इसके सारे अवयवों को x माना, x बिलोंग्स टू n और x का मान दिया हुआ है। x बराबर कितना है 4, तो अब यहां पे आप देखेंगे स्क्वायर बराबर के इस साइड आएगा, वो रूट बनेगा, रूट में प्लस आएगा माइनस आएगा, दोनों साथ लेके आएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी, 4 का जो वर्गमूल होगा वो 2 होगा, तो 2 प्लस में होगा माइनस में होगा। तो इसको भी यदि आप रोस्टर रूप में लिखिएगा तो एक तो 2 लिखिएगा और एक -2 लिखिएगा, इसके तो 2 हल फिक्स है, 2 हल फिक्स है। तो ये भी परिमित समुच्चय है, ये भी किस प्रकार के समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, ये भी आपका परिमित समुच्चय है। ठीक है, आइए अगला ये करते हैं। यहां पे क्या लिखा है, यहां गौर करिए, लिखा है कि सारे अवयव x हैं और x बिलोंग्स टू n और 2x - 1 बराबर 0। पहले तो हल कर लेते हैं इसका, आप इसका हल करिएगा। 2x - 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 0। तो आप x बराबर क्या कहेंगे, x बराबर ये कहेंगे, 1 माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और 2 गुना इधर आके क्या हो जाएगा भाग। तो x के कितने मान निकलेंगे, फिलहाल तो x के एक ही मान है,
एक्स के कितने मान है? एक मान है। क्या हम इसके मान को गिन सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर गिन सकते हैं, एक ही तो मान है, गिन सकते हैं। तो ये भी आप कहेंगे ये भी जो समुच्चय है ये भी परिमित समुच्चय है, ये भी परिमित समुच्चय है। किस प्रकार के समुच्चय हैं? फटाफट बताइए। ये परिमित समुच्चय है। मुझे लग रहा है कि परिमित समुच्चय अपरिमित समुच्चयों को आप आसानी से सीख गए हैं। आइए एक और सवाल देखिए क्या लिखा है यहां पे करें। लिखा है कि सारे अवयवों को क्या माना? एक्स माना। एक्स क्या है? एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स एक अभाज्य संख्या है। एक्स एक अभाज्य संख्या है। लीजिए इसको रोस्टर रूप में यदि आप लिखिएगा, इसको यदि हम लोग रोस्टर रूप में लिखना शुरू करें तो क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या। देखिए एक एक ना एक अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या दो से शुरू होता है, आपका दो हो जाएगा, तीन ही हो जाएगा, और फिर आपका पांच हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका चलता रहेगा। डॉट डॉट डॉट, तीन डॉट से ज्यादा नहीं देना है। क्या आप अभाज्य संख्याओं को गिन सकते हैं? आप कहेंगे सर कभी जीवन बीत जाएगा, जीवन बीत जाएगा, लेकिन अभाज्य संख्याओं को हम लोग कभी नहीं गिन सकते, इसीलिए ये अपरिमित है। गिनिए ना, कहां तक गिनिएगा? फिक्स नहीं है। आप अभाज्य संख्याओं के संग्रह को, अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को आप नहीं गिन सकते। इससे हम कह सकते हैं कि ये जो समुच्चय है ये अपरिमित समुच्चय है। इसको हम लोग बोल देंगे अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। ये भी जो समुच्चय है आपका किस प्रकार का समुच्चय है? अपरिमित है। कोई टेंशन है इसमें? आइए ये करके देखते हैं। ये करते हैं। ये क्या लिखा है? इसके जितने भी समुच्चय हैं उसको x माना और x बिलोंग्स टू n, और बताया है ये जो x है यहां पे देखिए x का मान बड़ा है एक से, एक से क्या है? बड़ा है, और एक के बराबर भी है। ओ तेरी की गजब ही कह दिया। अब देखिए क्या है, अब यहां पे आप यदि ध्यान से देखेंगे x का जो मान है वो कहा है एक से बड़ा है, एक से बड़ा है और एक के बराबर भी है। ठीक है, x का मान एक से बड़ा भी है और एक के क्या है? एक से बड़ा भी है और एक के बराबर भी है। एक के बराबर भी है तो एक के बराबर होगा तो एक भी तो होगा, और एक से बड़ा दो है, तीन है, चार है, डॉट डॉट डॉट। x का मान क्या है? आप ये देखिए, एक से बड़ा होगा, बहुत अच्छी बात है, एक से बड़ा दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 18, यही सब होगा। और फिर क्या है? एक के बराबर भी है। x का मान एक भी है, एक से बड़ा भी है, तो x का मान एक भी है, एक से बड़ा भी है। क्या इसके अवयवों को आप गिन सकते हैं? आप कहेंगे सर सात जन्म में नहीं गिन सकते। तो ये आपका हो गया अपरिमित समुच्चय। अपरिमित, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, ये अपरिमित समुच्चय है। या ये कह सकते हैं जिसके समुच्चयों में अवयवों की संख्या इनफिनिट हो उसे हम लोग अपरिमित समुच्चय कहते हैं। क्या आपने इन चीजों को समझा अच्छी तरीके से? आशा है कि आपने एग्जाम्पल को समझा होगा। आइए अब कुछ अगला परिभाषा हम लोग करें। आगे की क्या परिभाषा है इसको हम लोग देखने का प्रयास करें। क्या हो गया? बढ़ नहीं रहा है। कहीं कुछ तो बैठा है, कौन बैठा है रे भाई? चलिए, ठीक है। आइए ये करते हैं। तो अब आ गया समान समुच्चय। समान समुच्चय किसे कहते हैं? पहले इसकी परिभाषा मैं आपको बताना चाहूंगा कि समान समुच्चय किसे कहते हैं। हम लोग कहेंगे कि वैसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान हो, वैसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान हो उसे हम कहते हैं समान समुच्चय। जिसके अवयवों की संख्या समान हो उसे समान समुच्चय कहते हैं। आइए थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं। यदि दो समुच्चयों के सभी अवयव बिल्कुल समान हो, सेम टू सेम हो, एज इट इज हो, एज इट इज, अर्थात सेम टू सेम हो, तो उन समुच्चयों को समान समुच्चय कहते हैं।
अर्थात यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, तो समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो, तो समुच्चय ए और बी समान अवयव कहलाते हैं। तो समान, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए एक समुच्चय है और एक समुच्चय में मैंने रखा 5 है, 7 है, 9 है और 10 है। ये है। एक मैंने और ले लिया, और ये जो समुच्चय है इसमें क्या है, 9 है, 7 है, 10 है और 5 है। ये दो प्रकार के अपने पास क्या है, समुच्चय है। मैंने एक समुच्चय ए लिया, एक समुच्चय यहां पे बी लिख लीजिए। एक समुच्चय हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। ठीक है, एक समुच्चय ए लिया, एक समुच्चय बी ले लिया। अब देखेंगे, अब ए में जो 5 है, ए के जो अवयव है 5 है, 7 है, 9 है, 10 है। और बी के जो अवयव है वो 9 है, 7 है, 10 है, 5 है। देखिए, ए में भी 5 है, बी में भी 5 है। बहुत बढ़िया। ए में भी 9 है, बी में भी 9 है। ए में भी 7 है, बी में भी 7 है। ए में 10 है, बी में 10 है। तो इनके सारे अवयव और इनके सारे अवयव एज इट इज हैं। ए के सारे अवयव बी में है, बी के सारे अवयव ए में है, सेम टू सेम मिल गया। तो हम लोग कहेंगे ए और बी, ये जो अवयव निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया समान सेट। अब ये दोनों जो सेट हैं, सेट ए और सेट बी इक्वल है। तो ये जो आपका चिन्ह है ये बराबर का चिन्ह है, दुनिया जानती है, इसमें ज्यादा तोलमोल करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं इक्वल टू। इसको आप पढ़ देंगे इक्वल टू। क्या पढ़ेंगे, इसको आप फटाफट पढ़ेंगे, इक्वल टू। क्लियर है। चलिए हम लोग अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़े, और आराम से इसको आप इक्वल टू बोल देंगे। ठीक है, तो सवाल तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे। तो ये आपने समझा। हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो आपका हो गया, ये दोनों सेट बराबर है। एक मैं और लेता हूं, यहां पे देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक अपने पास फिर सेट ए हमने ले लिया, कोई कोई सेट ए ले लिया। ठीक है, इसमें क्या है, एक है, 4 है, 5 है और 6 मैंने ऐसे करके ले लिया। और एक फिर मैंने बी एक समुच्चय ले लिया, जिसमें क्या है, 2 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब देखेंगे क्या इन्हें, क्या क्या ये दोनों सेट समान सेट हैं। तो देखते हैं, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। बहुत बढ़िया भाई, दोनों का मिल गया। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ये भी तो बहुत बढ़िया। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ये बहुत बढ़िया। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। लेकिन इसमें 2 है, इसमें कहां है, नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि सेट ए नॉट इक्वल टू सेट ए। इसको आप क्या पढ़ेंगे, सेट ए और सेट बी ये बराबर नहीं है, काट देंगे। इसको इंग्लिश में कहेंगे नॉट इक्वल टू। क्या पढ़ेंगे, नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू बोल देंगे। इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल टू, इसको इस चिन्ह को बोलते हैं इक्वल टू। हम लोग हिंदी में कहें बराबर है, ये कहेंगे बराबर नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने समान समझ को गहराई से समझ लिया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे आइए, कुछ एग्जाम्पल करेंगे। बड़ा ही मजा आने वाला है, एकदम बिल्कुल इंटरेस्टेड चीजें हम लोग करेंगे। आइए उदाहरण नंबर 7 को देखें, क्या है। देखा है कि समान समुच्चयों के युग्म छांटिए। सबसे पहली बात क्या है कि समान समुच्चयों के जो युग्म है उसको छांटना है, जो समुच्चय समान हो। तो समान समुच्चय किसे कहते हैं, आपने गहराई से सीखा है, जाना है, वो आपने एकदम अच्छी तरीके से देख लिया है। देखा, यदि ऐसा कोई युग्म है तो छांटिए और कारण भी बतलाइए। देखिए, सबको हम लोग क्या करेंगे, पहले रोस्टर रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो ए ऑलरेडी पहले से ही रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बी को आइए देखते हैं। तो बी समुच्चय क्या है, एक बार इसको हम लोग रोस्टर रूप में लिखने का प्रयास करें। देखते हैं क्या है। लिखा है कि इसके जितने भी अवयव थे सारे अवयवों को एक्स माना और बताया है एक्स क्या है। तो एक्स का जो मान है वो कह रहा है कि 15 से बड़ा है। बहुत अच्छी बात है। और तुरंत क्या बोल दिया, जस्ट अभी हाल ही में कहा है कि x का मान 15 से बड़ा होगा। अब फिर कह दिया x का मान जो है वो x का मान 5 से छोटा होगा।
x का मान 5 से छोटा होगा, यहां कह दिया 15 से बड़ा होगा। तो ये तो एकदम बिल्कुल क्वाइट इम्पॉसिबल है, ये संभव ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये तो वही हाल हो गया, कोई ये कहता है कि अंधा भी है और दिखता भी है, ये वही एग्जाम्पल लागू हो रहा है। किसी व्यक्ति से आप पूछेंगे, किसी व्यक्ति से आप पूछेंगे अरे भाई अंधे हो, तो कहता है ना अंधे भी है और दिखता भी है। तो ये चीज तो संभव नहीं है। यदि वह व्यक्ति अंधा है तो अंधा ही है, यदि उसे दिखता है तो फिर वो अंधा नहीं है, यदि अंधा है तो दिखता नहीं है। तो ठीक यही एज इट इज एग्जाम्पल आप यहां पे देखने को आपको मिलेगा। देखिए क्या बोला है, x जो है 15 से बड़ा है, बहुत अच्छी बात है, 15 से बड़ा है। अब फिर क्या कह दिया कि 5 से छोटा है। आप ये बताइए क्या कोई भी संख्या 15 से बड़ा हो सकता है? बहुत अच्छी बात है। जो संख्या 15 से बड़ा होगा क्या वह संख्या 5 से छोटा हो सकता है? आप कहेंगे कभी नहीं, 15 से बड़ा है तो फिर बड़ा ही है, 5 से छोटा का क्या मतलब है? तो वो कभी भी 5 से छोटा नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो आप समुच्चय देख रहे हैं बी, बी में एक भी अवयव नहीं है, अर्थात बी जो है वो रिक्त समुच्चय है। आप बी को लिख देंगे रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय का ये चिन्ह है एम्पैथी सेट का, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये देखिए मान्य है, बहुत अच्छा रहता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप खाली समुच्चय ऐसे मंझली ब्रैकेट का आप चिन्ह बना सकते हैं इस तरीके से। हालांकि ये आपका परफेक्ट है, बी जो है वो क्या है, वो रिक्त समुच्चय है। चलिए आइए यहां पे देखते हैं, सी को देखते हैं। तो सी को हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे, एक सेट सी है, इनको हम लोग रोस्टर रूप में पहले लिख लेते हैं। पहले सबको रोस्टर रूप में लिख लेंगे, फिर कारण बता बता के यहीं पे आपके बगल में ही आंसर करूंगा शाला। तो यहाँ पे क्या कहा है कि इसके जितने भी अवयव हैं सारे अवयव x हैं, और x क्या है, x माइनस 5 बराबर 0 है। तो x माइनस 5 बराबर 0 होगा, तो अब ध्यान देंगे ये -5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x का मान कितना निकल गया 5, और इसको आप मंझली ब्रैकेट से जब घेर देंगे तो ये आपका हो गया रोस्टर रूप में। ये हमने कर दिया रोस्टर रूप। ठीक है, कोई टेंशन है यहाँ पे? आगे आइए, इसको भी हम लोग रोस्टर रूप में कर लेंगे। तो डी को हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे। बोला है कि इसके सारे अवयव x हैं, और x क्या है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 है। स्क्वायर इधर जाएगा क्या होगा, आप कहेंगे सर रूट होगा, रूट 25 होगा, और रूट में तो प्लस और माइनस दोनों हो जाता है। तो x का जो मान आ रहा है आपका 25 का वर्गमूल 5 आएगा, और एक तो +5 होगा एक -5, प्लस माइनस दोनों होगा, एक +5 और एक -5। तो यहां पे यदि हम लोग इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो हम लोग कहेंगे 5 और -5, इस तरीके से हम लोग इसको लिख देंगे। आइए ई, एक सेट ई है, ई में इसके सारे अवयवों को x माना है। x क्या है, इस समीकरण का एक हल है। शर्त यह है कि धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक के मूल है। 10 क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है, मूल अर्थात शून्यक है x का जो मान है। तो आइए इसको हम लोग फटाफट साइड में यहाँ पे निकाल लेते हैं इसके हल। आप चाहे तो साइड में नहीं, आप चाहे तो हल यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, इसको आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x -15 इज इक्वल टू 0। तो आप सीधा ही देखेंगे लास्ट का जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, आप कहेंगे सर अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, और बीच वाला जो मान होता है वो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है। ठीक है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 2 होगा, अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा वो -15 होगा। तो ऐसे तोड़िए इसको, 15 को तो हम लोग ऐसे ही तोड़ सकते हैं 3 और 5 के रूप में, और तो दूसरा कोई तरीका भी नहीं है, 3 और 5 के रूप में ही तोड़ सकते हैं उसको। अब रही बात 15 माइनस में है, तो -3 में दे कि 5 में दे। अब ध्यान रहे, एक में तो माइनस कम से कम लगेगा, या 3 में या 5 में, वो देखते हैं किस में लगेगा। तो किस में घटाएं तो 2 आ जाए, 3 में आपको माइनस देना पड़ेगा, तब आप 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा। ठीक है, वो चाहे तो आप गुणनखंड विधि से करके देख लीजिएगा, हम लोगों ने शॉर्टकट करा है इसको, आप गुणनखंड विधि से इसको देख लीजिएगा करके। तो यहां पे क्या आया, आपका -3 हो गया और ये 5 आया। ठीक है, आपका ई हो गया ये, तो हम लोगों ने बना लिया। लेकिन ये दोनों आया मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं लिखना है,
आइए अब समझते हैं। लिखा है कि एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक। जहां बोला है x का जो मूल जो लेना है ना, मूल वो धन पूर्णांक लेना है। तो धन पूर्णांक में आप माइनस वाला तो ऋण पूर्णांक है, ये तो लेना ही नहीं। तो फिर हमें क्या लेना है, हमें +5 लेना है। तो यहां पे क्या करना है, हमें -3 को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोला है सिर्फ धन पूर्णांक में लेने को, हमें सिर्फ धन पूर्णांक में लेना है। तो यहाँ पे हम लोग 5 ही लिख देंगे। अभी तक मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, जितने भी हमारे पास सेट थे सारे सेट को हम लोगों ने रोस्टर रूप में लिख दिया है। सारे अवयव जो थे वो समुच्चय निर्माण रूप में थे, हम लोगों ने उसको रोस्टर रूप में लिखा है। अब आगे हम लोग कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। तो यहां आप याद रखिएगा, जो सेट ए है, जो सेट ए है, मतलब आप ये कह सकते हैं 5 बिलोंग्स टू ई, ठीक है। और यहां आप ये तो दोनों है, तो यहां आप कहेंगे कि 5 बिलोंग्स टू डी और -5 बिलोंग्स टू डी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पे। फिलहाल आप इसको देख के रहिए, क्योंकि अभी हमारा कुछ और ही सेंस है यहाँ पे आपको समझाने का। तो आपने देखा ई में एक अवयव है, वो है 5। डी सेट के अंदर 2 अवयव है, 5 और -5। अब आइए हम लोग यहां से करें। तो ये तो आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा सवाल को एक बार रिपीट फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। लिखा है कि समान समुच्चयों के युग्म छांटिए। जो समान समुच्चय है, तो समान समुच्चय तो वही होंगे जिसके अवयव बराबर होंगे। क्या 0, अब देखिए सेट ए को देखिए, सेट ए को देखिए। आप कहेंगे कि सेट ए, हम लोग कहेंगे 0। अब हल यहीं से शुरू होगा, ठीक है। यहां से हम लोग लिखेंगे कि 0 बिलोंग्स टू ए, अर्थात 0 समुच्चय ए का सदस्य है। इसका अर्थ तो यही है, 0 जो है समुच्चय ए का सदस्य है। लेकिन अब बाकी समुच्चयों को आप देखिए, समुच्चय बी को देखिए, ये तो रिक्त ही समुच्चय है। समुच्चय सी को देखिए, 0 नहीं है, 5 है। अब समुच्चय इसको भी देख लीजिए फटाफट, इसको आप देख लीजिए। समुच्चय जी में डी में कहीं पे 0 है नहीं, समुच्चय ई में कहीं 0 है नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि 0 बिलोंग्स टू ए, लेकिन समुच्चयों समुच्चयों बी, सी, डी, ई में 0 नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू डी, ए नॉट इक्वल टू ई, ठीक है। नहीं, ठीक है, शायद आपको समझ में नहीं आया। आप देखेंगे ध्यान से, हम लोगों ने अभी जो समान समुच्चय की परिभाषा पढ़ी है, समान समुच्चय में यह पढ़ा है कि यदि सारे अवयव मिलते हैं, यदि 2 समुच्चय, दोनों समुच्चय के सभी अवयव आपस में मिलते जुलते हो, तभी वो समान समुच्चय होगा। नहीं तो वो समान समुच्चय हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं कि वो समान समुच्चय हो ही नहीं सकता। जब वो समान समुच्चय नहीं होगा, तो अब आप मुझे बताइए, देखिए समुच्चय ए के अवयव 0 है, 0 तो किसी में नहीं है, ना बी में है, ना सी में है, ना डी में है, ना ई में है, किसी में नहीं है। हम लोग लिखे हैं कि 0 बिलोंग्स टू ए, 0 ए का सदस्य है, ठीक है। लेकिन समुच्चयों बी, सी, डी, ई में 0 नहीं है। अतः ए, अब ए और बी में कंपैरिजन करें, क्या ये दोनों बराबर समुच्चय? कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बी तो रिक्त ही समुच्चय, इसमें 0 है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, 1 2 कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि जो ए समुच्चय है वो बी समुच्चय के बराबर नहीं है, ए समुच्चय जो है वो सी समुच्चय के बराबर नहीं है, ए समुच्चय जो है वो डी समुच्चय के बराबर नहीं है, ए समुच्चय जो है वो ई समुच्चय के बराबर नहीं है। आशा है कि आपने ये समझा। ये तो पहला हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग यहां करते हैं।
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूं। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, अब इसको देखिए आप, बी को अब थोड़ा गौर करिए, बी क्या है? आप कहेंगे कि बी रिक्त समुच्चय है, लेकिन लेकिन बी तो रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय का चिन्ह है ये फाई, इम्पेटी सेट, ठीक है। लेकिन समुच्चयों सी डी ई रिक्त समुच्चय नहीं है। बी रिक्त समुच्चय है, लेकिन समुच्चयों सी डी ई रिक्त समुच्चय नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः बी समुच्चय सी समुच्चय के बराबर नहीं है। बी समुच्चय, आप यहां पे थोड़ा देख लीजिए, डी समुच्चय के भी बराबर नहीं है, ई समुच्चय के भी बराबर नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, डी कौन सा समुच्चय था? अभी आपने देखा बी रिक्त समुच्चय था, लेकिन बाकी जो शेष समुच्चय बचे हुए थे, जैसे बी बचा था, सी बचा था, डी बचा था, ई बचा था, ये सारे रिक्त समुच्चय नहीं है। ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय का मतलब जिसमें एक अवयव ही ना हो, तो बी समुच्चय में एक भी अवयव नहीं था, लेकिन बाकी इसमें तो एक अवयव है, इसमें तो दो अवयव है। जैसे ई समुच्चय में एक अवयव है 5, डी समुच्चय में दो अवयव है 5 और -5, और यहां आप देखेंगे सी समुच्चय में भी एक अवयव 5 है ना। तो हम लोग कह रहे हैं कि बी जो समुच्चय है वो सी के बराबर नहीं है, और बी जो समुच्चय है वो डी के भी बराबर नहीं है, और बी जो समुच्चय है वो ई के भी बराबर नहीं है। हमने कारण लिख दिया है कि बी रिक्त समुच्चय है, लेकिन समुच्चयों सी डी ई रिक्त समुच्चय नहीं है। अतः बी नॉट इक्वल टू सी, कॉमा बी नॉट इक्वल टू डी, कॉमा बी नॉट इक्वल टू ई। ये तो आपने बी का देख लिया। आइए अब हम लोग सी का देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब सी को आप देखिए, गौर करिए थोड़ा सा। यहां पे मैं इसको यहां से हटा के मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। इसको रोस्टर रूप में मैं यहां पे लिख देता हूं। हम लोग लिखेंगे 5, एक ही हल है ना, ठीक। और शेष जो इसका हल आप करेंगे, मैं यहां पे कर देता हूं। यहां पे मैं कर देता हूं, ठीक है। ये अब इसका यदि आप हल देखेंगे, गौर करिए। अब सी को आप देखिए, तो सी बिलोंग्स, हम लोग कहेंगे 5 बिलोंग्स टू सी, 5 बिलोंग्स टू सी। अब आप कहेंगे सर आपके बोल बदल रहे हैं, आप अलग अलग चीजें लिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं अलग नहीं लिख रहा हूं, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं लिख रहा हूं। चीजें तो लिखनी पड़ेगी ना। जैसे इस शून्य के विषय में तो हमने लिखा ना कि 0 बिलोंग्स टू ए, हमने लिखा है यहाँ पे। रिक्त समुच्चय है तो रिक्त समुच्चय को हमने लिखा, क्योंकि समुच्चय को, जो संबंधित समुच्चयों को, मेरे प्यारे बच्चों, हम ऐसे ही लिखते हैं। संबंधित समुच्चय को हम ऐसे ही लिखते हैं। यदि कोई किसी समुच्चय से कोई अवयव रिलेटेड है, संबंधित है, तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं। ये हमने जिस समय हम लोगों ने समुच्चय के परिचय को बताया था, उसी समय मैंने विस्तार से चीजों को बताया था। आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिए, ठीक है। आराम से आपको देखिए, और आपको टेंशन मत लीजिए। इसी यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करिए, हमारे डीएस कॉन्सेप्ट किंग पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आप हमारे पेज पे भी देख सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी है SSCC मैथ के नाम से, वहां से भी आप देख सकते हैं, आपको सारी वीडियोस मिलेगी। ज्यादा बेहतर होगा कि आप यूट्यूब पे देखें, ठीक है। यूट्यूब पे आप देखिए, यहाँ आपको सभी, आपको यूट्यूब पे आपके भाई बहनों के लिए, आपके लिए भी, सारे लोगों के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा कक्षा 7 की वीडियो, कक्षा 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, टोटल आपको 12th तक सभी विषयों की तैयारी आपको हम हमारे इसी चैनल पे डीएस कॉन्सेप्ट किंग पे होने वाली है, ठीक है। शुरू हो चुकी है, अब तो आप देख ही रहे हैं। आराम से यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। भले ही हमारे उतने ज्यादा फॉलोवर नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, आपको बेहतर कंटेंट देने का हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ये देखते हैं। तो सी जो है, आप यहाँ पे देख रहे हैं सी,
अब सी समुच्चय के अंदर एक अवयव है 5, तो हमने कहा 5 बिलोंग्स टू सी, लेकिन अब यहां पे यदि आप देखेंगे, अच्छा ये जो चिन्ह है, ये वाला चिन्ह, इस चिन्ह को एक बार फिर से बता देता हूं मेरे बच्चों, इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू, नोट करिए, बिलोंग्स टू, इसको आप क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, इस चिन्ह को आप बिलोंग्स टू हम लोग पढ़ते हैं, मतलब संबंधित है, का सदस्य है, का अवयव है, ऐसे करके, तो इसको हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। हिंदी में कहेंगे का सदस्य है, हिंदी में का सदस्य है, या का अवयव है, या का वस्तु है। तो वस्तु भी बोलते हैं, अवयव भी बोलते हैं, सदस्य भी बोलते हैं। हालांकि जो ज्यादा भाषा आप सुनेंगे अवयव ही सुनेंगे, ठीक है, हम लोग अवयव ही कहते हैं, ज्यादातर आप अवयव ही सुनेंगे। वैसे ये तो आपके लिए था जानकारी, फटाफट लिख दिया, क्योंकि जो बच्चे अभी हमारी यहीं से ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं, उन्होंने हमारी परिचय वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसको शायद परेशानी हो सकती है, इसीलिए ये मैंने लिख दिया। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं तो फिलहाल इसको मिटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लेंगे। आइए अब यहां पे देखें, तो 5 जो है बिलोंग्स टू सी, लेकिन अब आप यहां देखिए, डी में देखिए, क्योंकि सी के बाद तो डी को ही देखना है। डी जो है, अब डी बिलोंग्स टू 5, यहां भी है, लेकिन -5 भी तो है यहां पे। अब डी में देखेंगे, ये बढ़ा दिया, 5 बिलोंग्स टू सी, लेकिन हम लोग कहेंगे -5 बिलोंग्स टू डी। एक समुच्चय सी है, एक समुच्चय डी है, और एक समुच्चय ई बचा हुआ है। फिलहाल हम लोग इन दोनों में कर लेते हैं। इन दोनों में आप देखिएगा कि 5 बिलोंग्स टू सी, लेकिन -5 बिलोंग्स टू डी। ये 5 जो है, ऐसे अब अपनी भाषा में, ये तो गणितीय भाषा आपको समझा रहा हूं, ये आपको भाषा यही लिखनी है। आप यहां देखेंगे ये जो 5 है वो सी नामक समुच्चय में है, आगे बढ़िए, और यहां आप देखेंगे कि ये जो -5 है वो डी नामक समुच्चय में है। 5 भी है, लेकिन -5 भी तो होनी चाहिए, तब तो दोनों समान समुच्चय होंगे। सारे अवयव मिलेंगे तभी तो वो समान होंगे, जब तक सारे अवयव मिलेंगे ही नहीं, समान कैसे होंगे। ये बात है कि जब तक सारे अवयव मिलेंगे नहीं तो समान हो भी नहीं सकते। तो हम लोग यहां पे आराम से कह लेंगे, यहां पे आप इसको लिखेंगे, अतः, मैं यहां पे लिख देता हूं, अतः अतः सी नॉट इक्वल टू डी, सी नॉट इक्वल टू डी, लेकिन अब गौर करिए, मैं थोड़ा सा और लिखता हूं तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए यहां पे देखिए, 5 बिलोंग्स टू सी, और लेकिन -5 बिलोंग्स टू डी, और हम लोग कहेंगे 5 बिलोंग्स टू ई। अब देखिए, ये ये जो 5 आप देख रहे हैं, ये सी नामक सेट में भी है, ये 5 आप देख रहे हैं ई नामक सेट में भी सेम टू सेम है। अब सी सेट में आपके 5 एकमात्र अवयव हैं, आप ई नामक सेट को देखिए, 5 एकमात्र अवयव है। इसका मतलब ये है कि देखिए सी में भी क्या है, सी नामक सेट में भी आपके एक अवयव 5 है, ठीक है, और डी नामक सेट में भी आपके एक अवयव 5 ही है। तो इसका मतलब ये है कि सी समुच्चय डी समुच्चय के क्या है, बराबर है। ये दोनों समुच्चय क्या है, सेम है, ये दोनों इक्वल सेट है। सी और डी जो है इक्वल सेट है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे अतः, अतः यहां देखिए, अतः सी नॉट इक्वल टू डी और सी इक्वल टू ई, ठीक है, हमने सी से कंपैरिजन कर दिया। अतः सी जो है, सी नॉट इक्वल टू डी, लेकिन सी इक्वल टू ई, सी इक्वल टू ई, क्योंकि सी में भी एक अवयव 5 है और ई में भी एक अवयव 5 है। जब दोनों के अवयव सेम से मिल रहे हैं तो ये दोनों समुच्चय भी बराबर कहलाएंगे।
ये तो क्लियर है, समान समुच्चय में हम लोगों ने गहराई से पढ़ लिया है, ये आपने देख लिया। बस एक आखिरी हम लोग यहां पे आते हैं। अब यहां पे देखिए, अब डी और ई में तुलना करिए। डी और ई में कोई मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब डी और ई में देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूं, ठीक है, ये तो आपने कर ही लिया होगा, ये बहुत ही सिंपल, इसको हटाता हूं, यहां से हम लोग करेंगे। अब डी और ई में देखिए, देखिए हम लोग लिखेंगे यहां पे लिखेंगे कि अब इन दोनों में देखिए, ये दोनों तो मिल रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें 5 और इसमें -5 और इसमें -5 नहीं है। देखिए सेट डी में 5 है, सेट ई में भी 5 है। बहुत अच्छा, सेट डी में -5 है लेकिन सेट ई में -5 नहीं है। अतः हमारा लिखने का जो सेंस होगा, जो मिल रहा है उसको तो आप इग्नोर करिए, जो नहीं मिल रहा है उसको लिखिए। हम लोग कहेंगे कि -5 बिलोंग्स टू डी, लेकिन देखिए ध्यान से, -5 बिलोंग्स टू डी लेकिन -5 डज नॉट बिलोंग्स टू ई। ध्यान दीजिए, -5 बिलोंग्स टू डी, -5 डी नामक सेट में है, लेकिन -5 जो है वो ई नामक सेट में नहीं है। अतः ये डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? डज। एक बार फिर से इस चिन्ह को रिपीट करा देता हूं। ये आप जो चिन्ह देख रहे हैं, ये तो अभी बताया था बिलोंग्स टू, लेकिन ये करके ऐसे हमने काट दिया तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू। इसको हम लोग पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग टू, ये चिन्ह है। तो डी बिलोंग्स टू, ये 5 बिलोंग्स टू डी, लेकिन -5 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अतः हम लोग कहेंगे, अतः मतलब दोनों अवयव सेम नहीं मिला, कहने का भाव ये है। तो हम लोग कहेंगे डी नॉट इक्वल टू ई। ठीक है, डी नॉट इक्वल टू ई, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और बाकी यदि यहां आप देखेंगे तो उसके बाद तो सारा हल आपको समझ में आ ही गया है। इस तरीके से आपको लिखना था, कौन सा किससे संबंधित है, कौन किससे संबंधित नहीं है। और आगे यदि आप यहाँ पे देखना चाहेंगे, यहाँ पे आप गहराई से देख सकते हैं। ई तो बस यहाँ पे भी आप हल करना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। ऐसे लिख लीजिए कि 5 बिलोंग्स टू ई, 5 बिलोंग्स टू ई तथा मत लिखिए, और लिखिए, ठीक है, और 5 बिलोंग्स टू सी। अतः एक ही बार लिखना था, वैसे यहां पे देखें, अतः हम लोग कहेंगे सी और ई ये दोनों इक्वल सेट हैं। ये सारे ही आ चुके हैं, ये दोबारा से आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें अब हम लोगों का जो सवाल था, हम लोगों का सवाल कुछ ये था कि समान समुच्चयों के युग्म छाटिए यदि ऐसा कोई युग्म है। यदि ऐसा कोई युग्म है जो समान समुच्चय, उसको छाटना था और कारण भी बतलाते रहिए। तो हम लोगों ने सारे कारण भी बताए कि क्यों बराबर नहीं है या फिर क्यों बराबर है। बराबर मतलब समान, क्यों समान समुच्चय है, क्यों समान समुच्चय नहीं है। ये विद कारण मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने करने का काम किया है। तो एक ही समुच्चय है, ये सी और ई नामक सेट जो है ये इक्वल सेट है। ये किस प्रकार का सेट है? इक्वल सेट है। एकमात्र इकलौता यही था जो इक्वल सेट था, टी इक्वल टू ई, बाकी कोई भी इक्वल नहीं था। तो ये हमने कर लिए उदाहरण के सवाल। अब आगे बढ़िए, आगे एक और उदाहरण का सवाल हम लोग करते हैं, बड़ा ही मजा आने वाला है। मात्र 2 ही सवाल और बचे हैं इस प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण से संबंधित। मात्र 2 सवाल बचे हुए हैं, वो भी उदाहरण के हैं। आइए हम लोग करने का प्रयास करें। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन समान है। एज इट इज सवाल है, सेम टू सेम जो आपने किया है ना, कौन समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब आप जो उत्तर लिखेंगे ये कारण बताइए कि आपने जो उत्तर दिया वो सही है या नहीं है। उचित बात कहिए। यदि आपने लिखा है कि नहीं ये समान है तो कैसे है, यदि आपने ये कहा है कि ये समुच्चय समान नहीं है तो कैसे नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं उत्तर का औचित्य बताना। ठीक है, आइए करते हैं।
देखिए क्या लिखा है एक नंबर सेट में। अब देखिए एक नंबर सवाल में क्या है, एक सेट है जिसका नाम है एक्स, वो शब्द एल्लोली के अक्षरों का समुच्चय, तथा बी, एक सेट बी है, वो शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है। तो ऐसा करिए कि दोनों समुच्चयों को हम लोग क्या करेंगे, पहले समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, या फिर इसको पहले हम लोग रोस्टर रूप में लिख लें। तो एक्स को रोस्टर रूप में हम लोग लिखते हैं। रोस्टर रूप में लिखने का मेरे प्यारे बच्चों हमने तरीका बताया था कि कोई भी अवयव जो है रिपीट हम लोग नहीं करते, यही नियम है। जैसे यहाँ पे ए है, एल लिखना है, ओ लिखना है, और आपको वाई लिखना है मात्र। क्या लिखना है आपको, वाई। ठीक है, वाई लिखना है और किसी भी अवयव को आपको रिपीट नहीं करना है, ये तो तरीका है। तथा हम लोग अब बी में कर लेते हैं। बी नामक सेट को भी हम लोग रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। तो इसमें भी कोई भी मेल नहीं खाना, मतलब रिपीट ना हो। एल है, ओ है, ठीक है, वाई है, ए है, और एल रिपीट नहीं लिखना है। मतलब नियम ही है, रोस्टर रूप में हम किसी चीज किसी भी समुच्चयों को लिखते हैं तो नियम ये कहता है कि हम किसी भी अवयव को रिपीट ना करें। जैसे आपने यहां पे देखा डबल एल था, तो हमने एक ही लिया, क्योंकि अवयव रिपीट नहीं लिखते हैं। कोई फायदा नहीं लिखने से, क्योंकि उसका विलोम भी सत्य है। आप इन चीजों को मानिए, डबल नहीं लिखना है, सिंगल ही लिखना है हमेशा। ठीक है, यहां भी जैसे डबल एल था, हमने एक ही लिखा। अब ये पूछा है कि क्या ये समान है, क्या ये समान है? हाँ है, बिल्कुल। देखिए समुच्चय ए में भी ए है। अब देखिए सारे ए एल ओ वाई, ए एल ओ वाई सेम टू सेम है। अतः हम कह सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं, अतः हम लोग कहेंगे समुच्चय, या फिर ऐसे लिखिए समुच्चय, समुच्चय ए तथा बी के अवयव समान है, समान है, अतः अतः एक्स, समुच्चय एक्स बराबर होगा समुच्चय बी के। ठीक है, यही बस इतना ही लिखना था। समुच्चय एक्स बराबर होगा समुच्चय बी के। ये मेरे प्यारे बच्चों समान समुच्चय हैं। आइए यहां पे देखते हैं। अब दो नंबर में क्या है, दो नंबर में सबसे पहले तो आप इसको रोस्टर रूप में लिखिए। ए नामक समुच्चय को हम लोग रोस्टर रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। अब इनके समुच्चय के जितने भी अवयव थे, सारे अवयवों को एन मान लिया। और एन क्या है, ध्यान रखिए, एन बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब पूर्णांकों का समुच्चय। ये जो बड़ी जेड देख रहे हैं, ये हमें वैसे ये इंटीजर्स है, ठीक है। हम लोग इसको कहते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। ये आपको शुरू में ही बताया था कि आप इसको याद रखेंगे। पूर्णांकों के समुच्चय को हम लोग जेड बोल देते हैं। पूर्णांकों के समुच्चयों को, जो पूर्णांकों के जो समुच्चय हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, जेड है। और इसको वैसे आप इंटीजर्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश में आप इसको इंटीजर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इंटीजर्स। तो z जो है वो पूर्णांकों का समुच्चय है। ये मैंने याद करने के लिए आपको दे दिया था, बोला था इसको आप याद कर लीजिएगा। पता नहीं आपने किया या नहीं किया, नहीं किया है तो आप इसको कर लेंगे, इसको आप देखते रहेंगे। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा यार, बिना पढ़े कभी कुछ ना हुआ है ना होगा, इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। कोई भी सब्जेक्ट भारी नहीं होता, कुछ भी भारी नहीं होता। ये आप पढ़ेंगे तो आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जेड पूर्णांकों का क्या है, समुच्चय है। तो पूर्णांक, पूर्णांक कैसे होते हैं आप बताएंगे। आप कहेंगे सर पूर्णांक तो प्लस में भी होता है, पूर्णांक तो माइनस में भी होता है। पूर्णांक किसे कहते हैं, प्लस, जो प्लस में भी हो माइनस में भी हो, मतलब सभी शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक से जो मिली जुली संख्याएं होती वही सब पूर्णांक कहलाती है ना। शून्य भी पूर्णांक है, और यदि कोई -1, -2, -3 है, ये सारे भी पूर्णांक है। ये सारे पूर्णांक है। ठीक है, तो आइए लिखा है कि n जो है, n बिलोंग्स टू z, n
n बिलोंग्स टू z है। यार क्या फोन आ गया। चल देखिए n, ये तो सारा हो ही गया। देखिए n बिलोंग्स टू z। n जो है वो पूर्णांकों का समुच्चय है। और देखिए क्या कहा है, ये तो मैं मिटा रहा हूं, ये आपके लिए था, ये आपकी जानकारी के लिए था, मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूं। और वो लिखा है कि n कैसे प्राप्त होगा। n कैसे प्राप्त होगा, लिखा है कि n स्क्वायर में यदि हम n कोई संख्या है, n कोई संख्या है, और उसमें यदि हम स्क्वायर करें, उसमें स्क्वायर करें तो वो 4 से छोटा हो। यदि n में हम स्क्वायर करें तो वो 4 से, ये देखिए मुंह किसकी तरफ घुमा है, एक बार इसको देखिए, 4 की तरफ। तो एन स्क्वायर से 4 बड़ा होगा। लेकिन नीचे जो ये चिन्ह आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एन स्क्वायर करें तो वो 4 के बराबर भी हो जाए, 4 भी हो 4 से छोटा भी हो। आप गौर करिए, अब एक पे आप पहले 0 पे स्क्वायर करिए आप, क्योंकि पूर्णांक आना चाहिए, 0 पे स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 0 होगा, 4 से छोटा हुआ। आप 1 पे स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। आप 2 पे स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 आएगा। ठीक है, तो आपका 0 आया, 1 आया, 4 आया। यदि आपने 0 पे स्क्वायर किया, 1 पे स्क्वायर किया, 2 पे स्क्वायर किया, कहा भी था कि n स्क्वायर 4 से छोटा हो, तो 1 और 0 4 से छोटा है। और फिर कहा है कि n पे स्क्वायर करे तो वो 4 के बराबर भी हो, तो n 2 पे स्क्वायर किया तो 4 के बराबर भी आ रहा है। लेकिन शर्त यह है कि n जो है वो पूर्णांकों का समुच्चय है, तो इसमें माइनस भी होता है। यदि आप और देखिए ध्यान से, यदि आप -1 पे यदि स्क्वायर करते हैं, क्योंकि -1 भी पूर्णांक है, इस पे यदि स्क्वायर आप करते हैं, क्योंकि यहां तो आपको पूर्णांक बोला है, कोई प्राकृत संख्या तो है नहीं, तो आपको माइनस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जेड इंटीजर्स है, पूर्णांकों का समुच्चय, तो आपको माइनस भी लेना पड़ेगा। माइनस पे स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 1 ही आएगा, और -2 पे यदि आप होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। अतः हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमें रखना जो पड़ेगा, हमें 1 लेना पड़ेगा, हमें 2 लेना पड़ेगा, हमें 0 लेना पड़ेगा, हमें -1 लेना पड़ेगा, और -2, ये सारे क्या हैं, इन पूर्णांकों के समुच्चय हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सेट ए को हमने अभी रोस्टर रूप में लिख लिया। सबसे बड़ी दिक्कत आती है रोस्टर रूप में लिखने में। जिस दिन आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा, आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, उसमें टेंशन ही खत्म हो जाएगा, एक बार यदि आपको समझ में आ गया। ठीक है, और आप बार बार देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, ये तो मैं दावे के साथ कहूंगा। ये चीज फिलहाल मैं मिटा रहा हूं, या फिर मैं यहां कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे वो तो हो गया। अब बी सेट को देखिए, एक बार बी को देखिए, बी क्या कह रहा है, एक सेट बी है, इसके अवयवों को भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसके अवयवों को। अब यहां पे जो आर देख रहे हैं ना, कि इसके सारे अवयव एक्स हैं। एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मतलब रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे वास्तविक। रियल नंबर मीन वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं क्या है, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। तो रियल वैसे नंबर्स होगा तब यहां वास्तविक संख्या होगा, नहीं तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं ऐसे लगेगा तब, नहीं तो वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, यहां पे आप देखिए, तो ये जो बी आप देख रहे हैं, अब x बिलोंग्स टू आर, x जो है वो r से संबंधित है, x r से संबंधित है, r है वास्तविक संख्या। समझिए वास्तविक संख्या क्या है, जितने भी दुनिया में संख्याएं हैं, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो अभाज्य संख्या हो, चाहे भाज्य संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, मेरे प्यारे बच्चों सभी के सम्मिलित रूप को ही हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। ये सारी संख्याएं मिलके वास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्लियर है। अब लिखा है तथा, और बोला है कि तथा एक्स स्क्वायर -3x+2 इस बराबर 0, मतलब इसका हल करने पे निकलेगा। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। कहां करें इसका हल, तो मैं इसका हल यहीं पे कर लेता हूं, लगे हाथ। अब आप देखिए, हम लोग ट्रिक से हल कर रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक क्लास में खूब लास्ट वाली जो संख्या है वो अल्फा इंटू बीटा है, और बीच में जो संख्या है सिर्फ आपको -3 देखना है, एक्स नहीं देखना है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है।
अब आप गौर करिए, आपके पास जो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, माइनस है तो आपको प्लस लिखना है, ये रूल है इसका। और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो आपका कितना दिया हुआ है, वो 2 दिया हुआ है। मतलब दो शून्यकों को गुना करें तो 2 आए, तो 2 गुना 1 करेंगे तभी तो 2 आएगा, 2 गुना 1 करेंगे तभी 2 आएगा, और दोनों को जोड़ने से 3 आ जाए, अर्थात 2 और 1 जो होंगे इसके हल होंगे। तो हम लोग इसको लिख लेंगे 1 और 2। अब गौर करिए, क्या ये दोनों समुच्चय आपको देख रहे हैं आप समुच्चय ए को देखिए, समुच्चय ए और बी क्या ये समान समुच्चय हैं? समुच्चय ए में 1 है 2 है, और समुच्चय बी में ही भी 1 और 2 है, लेकिन समुच्चय ए में 0 भी है, समुच्चय ए में -1 भी है, समुच्चय ए में -2 भी है, -2 भी है। क्या इसमें है 0 1 2? आप कहेंगे सर नहीं है, तो सीधे ही छांटिए, सीधे से खारिज करिए। आप ये कहिए कि मैं इसको मिटाऊं, इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, हम लोग कहेंगे समुच्चय ए, समुच्चय ए और समुच्चय बी, ठीक है। समुच्चय ए और समुच्चय बी, ये दोनों जो समुच्चय हैं वो बराबर नहीं है। यहां पे कारण लिखेंगे, क्योंकि अवयव समान नहीं है। ठीक है, क्योंकि अवयव समान नहीं है, यही कारण है कि समुच्चय ए नॉट इक्वल टू समुच्चय बी, दैट्स ऑल। बस यही करना था और कुछ नहीं। आशा है कि यह आपने समझा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के जितने भी उदाहरण के जितने सवाल थे, जितनी भी परिभाषाएं थी, जैसे अभी हम लोग इस चैप्टर में, मैं आपको बता दूं हमने क्या सीखा। इस चैप्टर में हमने रिक्त समुच्चय सीखा कि रिक्त समुच्चय क्या है। इस चैप्टर में हम लोगों ने समान समुच्चय सीखा। इस चैप्टर में हम लोगों ने परिमित समुच्चय सीखा। इस चैप्टर में हम लोगों ने अपरिमित समुच्चय सीखा। एकमात्र इस वीडियो में सारी चीज क्लियर है। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आपके काम के लिए है। आप आराम से देखिए, और उसके बाद इस चैप्टर को देखने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं आपको प्रश्नावली 1.2 के लिए तो कम से कम नहीं सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 में। आज इतना ही, धन्यवाद।